वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाथ धोना रोके कोरोना अभियान की शुरुआत। प्रदेश भर में सामाजिक दूरी के साथ हाथ धोने के हो रहे हैं आयोजन। जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की जोजिला सुरंग का होगा निर्माण। सुरंग बनने के बाद लद्दाख हर मौसम में वर्ष भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जुड़ा रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज मनाई जा रही है जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को किया नमन। और अलीगढ़ में पराली जलाने के मामले सामने आने पर 21 किसानों पर मुकदमा हुआ दर्ज। 5 सरकारी कर्मचारी भी लापरवाही के आरोप में हुए निलंबित। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इस मौके पर यूराइज पोर्टल के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी छात्रों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दृष्टिगत आज का दिन खास महत्व रखता है। इसका उद्देश्य साबुन से हाथ धोने की सामान्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे को मनाने का आशय हाथों की गंदगी से होने वाली बीमारी जैसे डायरिया, आंख और त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाव करना है। हैंड वॉशिंग का महत्व इस वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने समझा है, जाना है। यद्यपि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले से इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं, इसके बारे में उनकी चेतावनी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन पिछली एक सदी का जो सबसे तीव्र संक्रमण कोविड-19 के रूप में हम सबको देखने को मिला है, इस कालखंड में आपने इस बात को देखा होगा कि सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हैंड वॉशिंग का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी बीमारी के उपचार के लिए हम सावधानी बरतते हैं। यानी रोग के संक्रमण को रोकने की हर एक स्टेज पर उसका पालन करना, और यह हैंड वॉशिंग से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज 15 अक्टूबर की तिथि वर्ल्ड हैंड वॉश डे के रूप में आज पूरी दुनिया मना रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में आम जनमानस को जागरूक करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज सूचना विभाग ने तो इस अवसर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ही है पूरे प्रदेश में, लेकिन प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभाग के यूराइज पोर्टल के माध्यम से 20 लाख तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को भी आज इसके साथ जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि हम सामान्य आदत को एक मनुष्य के रूप में ठीक करने का प्रयास कर लेंगे तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। यूनिसेफ ने कोविड निवारक व्यवहारों के लिए एनिमेशन वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और एनिमेशन श्रृंखला का एक वीडियो हैंड वॉशिंग को समर्पित।
इधर लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने अपने शिविर कार्यालय में वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर कर्मचारियों के साथ हैंड वॉश कर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़ने की अपील की। हैंड वॉशिंग डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है, जिसमें सैनिटाइजेशन और व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल जिसमें शामिल है। और इस हैंड वॉशिंग डे के दिन हम सभी लोग आज यही प्रण लें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से, जो 20 से 25 सेकंड का एक प्रोटोकॉल है, उस रूप में नियमित रूप से धोया करेंगे, ताकि हमारी व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन बने रहे। और साथ ही साथ जो ये संचारी रोग होते हैं, और वर्तमान में आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी भी है, इनके रोकथाम में बहुत ही प्रभावी एवं कारगर होता है। जौनपुर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ हाथ धोकर मनाया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। उसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि युद्ध स्तर पर हाथ धोने की आदत डालने के लिए सभी कर्मचारियों कार्यालयों में इसका प्रदर्शन किया जाए। उसी के क्रम में आज सभी सरकारी कार्यालयों में हैंड वॉशिंग डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी को समय समय पर हाथ धुलना चाहिए, जिससे कि कई बीमारियों से बचा जा सकता है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। इसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा सभी को निर्देश दिए गए थे कि इसको युद्ध स्तर पर लोगों में हाथ धोने की आदत डालने के लिए हर कार्यालयों में हैंड वॉशिंग का प्रदर्शन किया जाए। तो वही हम लोगों ने भी आज सभी अधिकारियों ने हैंड वॉश किया है। इससे तरह तरह के जो कीटाणु हाथ में आ जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम लोग बीमारियों से बचते हैं। हम सबको अपने हाथ शौच के बाद, भोजन बनाने के पहले, भोजन परोसने के पूर्व, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये सब समय समय पर अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए और ये आदत सब में होनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। अटल टनल के बाद अब बारी है जोजिला सुरंग की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व के एक और सुरंग का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जोजिला टनल में निर्माण कार्य के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट हुआ है। ये टनल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। जोजिला सुरंग के बनने के बाद लद्दाख साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जुड़ा रहेगा। लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है।
और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। उससे जनता को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा। टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपने दिल्ली आवास से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जो 50 टीमें बनाई गई हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेंगी और उस पर रिपोर्ट पेश करेंगी। पचास टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है, वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 63,83,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 81,514 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.36% हो गया है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.52% रह गई है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदभाषी कलाम की अगुवाई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सबसे घातक और मारक हथियार प्रणाली का देश में ही विकास किया। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे देश के युवाओं को देश की सच्ची पूंजी मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। साथ ही पीएम मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। 21वीं सदी के भारत को समर्थ, सशक्त और सक्षम बनाने का उनका योगदान अतुलनीय है।
उनके आदर्श और अनमोल विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। छुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ताई के लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड का चयन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर स्थापित टोल प्लाजा संचालन के लिए किया गया है, जिसमें वर्ष 2018 में चयनित एजेंसी से 82% अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा और 15 रैम्प प्लाजा का संचालन किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे पर 5 एम्बुलेंस और 10 पेट्रोलिंग वाहन की तैनाती भी ये कंपनी करेगी। डीडी न्यूज मुख्यालय नई दिल्ली की अपर महानिदेशक समाचार प्रिया कुमार और निदेशक आरएनयू पद्मा एंगमो ने आज लखनऊ दूरदर्शन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाचार विभाग की गतिविधियों और संसाधन की समीक्षा की। उन्होंने समाचार स्टूडियो और बुलेटिन तथा समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की व्यवस्था का अवलोकन भी किया। समाचार विभाग के प्रमुख अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज तथा अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए समाचार बुलेटिनों के प्रसारण को बढ़ाने और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में बेहतरी लाने का प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। बैठक में उप निदेशक समाचार यास्मीन फारूकी, सहायक निदेशक समाचार राजीव चतुर्वेदी और समाचार संपादक अमित कनौजिया सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद अलीगढ़ में पिछले दिनों पराली जलाने के दर्जनों भर मामले सामने आए हैं। पराली की आग वातावरण को दूषित कर रही है। जिले में इस मामले में 21 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कृषि विभाग के कर्मचारियों से सूचना न मिलने पर अधिकारी पराली जलाने से किसानों को रोक नहीं पाए। ऐसे लापरवाह 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और 2 की सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। धान की फसल जलाने पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनका काम किसानों को जागरूक कर पराली जलाने से रोकना है। अलीगढ़ में जो धान की पराली जलाने की जो घटनाएं अब तक जो आई हैं प्रकाश में, वह लगभग 13 घटनाएं आई हैं। 3 अन्य घटनाएं हैं और इसमें हम लोगों ने जो पराली जला रहे थे किसान, उनके सर्च करके जो सैटेलाइट से आया था उसको देखते हुए उसको सर्च किया, जांच की। जांच करने के बाद हम लोग अब तक 11 FIR किसानों के विरुद्ध कर चुके हैं, जिसमें 21 किसान उसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन किसानों पर 32,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें 22,500 की वसूली भी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त
कंबाइन बिना एसएमएस के चलती हुई पाई गई थी, उसको जब्त भी किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि किसान लोग पराली ना जलाएं और उस पराली को, जो पराली प्रबंधन के यंत्र है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी खेती में यूज करें, जिससे उसका कार्बनिक पदार्थ का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और पैदावार भी अच्छी होगी और पर्यावरण प्रदूषण में नियंत्रण भी हो जाएगा। ओलावृष्टि से प्रभावित जिला मिर्जापुर में पहुंची 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने आपदा राहत कार्यों का मुआयना किया। जिले में 2,72,631 किसानों के नुकसान का आकलन किया गया है। जिले में आपदा के चलते एक दिन में 11 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय टीम मृतकों के परिजनों से भी मिली। पीड़ितों में 23 करोड़ का मुआवजा बांटा गया है। लगभग 80 करोड़ के नुकसान का आकलन हुआ। अकेले सदर तहसील में 33 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय टीम जिले में पीड़ितों से मुलाकात कर राहत कार्यों और मुआवजे की जांच कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं जो ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुआ है उसका धनराशि थोड़ा सा बढ़ा के मिले गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम लोगों को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई सही तरीके से हो पाए। ये जनपद में 13-14 मार्च को ओलावृष्टि और बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसको हेल स्टॉर्मिंग भी बोलते हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ लगभग 50% जो कृषि थी उसमें डैमेज हो गई थी और मानव घर और पशुओं की भी हानि हुई थी। तो इसको त्वरित हम लोगों ने जो रिलीफ दिया था, जैसे मानव की मृत्यु पे 4 लाख दिए गए थे और पशु को इसी हिसाब से जो नियमानुसार उनको भुगतान किए थे, और जो फसल नुकसान हुई थी उससे शासन से भी मदद मिली थी हमें लगभग 81 करोड़ रुपए, जिसको हमने वितरित किया है। आज जो टीम आई हुई है भारत सरकार की, वो यहाँ पर मौके पे जाकर लोगों से मिलेगी, किसानों से बात भी करेगी, और हमने यहाँ भी किसान बुला रखे थे और उन लोगों को भी बुला रखा था जिनके परिवार में मानवीय क्षति हुई है। उनसे भी पूछेगी कि जो हम लोग की तरफ से रिलीफ हुआ है वो कैसे फील कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन भी वहाँ पर लोगों के खेतों में जाकर करेंगी, कहाँ डैमेज हुआ है, और लोगों से वार्ता करेंगे, किसानों से वार्ता करेंगे। कोविड महामारी के दौर में बीमारी से बचाव अत्यंत आवश्यक है। किसी भी बीमारी से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता एवं वातावरणीय स्वच्छता के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्वस्थता सुनिश्चित की जा सकती है। आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर साफ सफाई किए जाने के निर्देश दिए गए। गंदगी और बीमारी के खिलाफ योगी सरकार ने 707 नगर निकायों व 81,000 ग्राम पंचायतों के कर्मी व प्रतिनिधि को विशेष सफाई अभियान में लगाया है। नगर निगम विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, गलियों, नालियों, तालाबों इत्यादि की सफाई का कार्य वृहद स्तर पर किया जा रहा है। हमारे लखनऊ नगर निगम में विशेष सफाई योजना चल रही है और नगरायुक्त महोदय द्वारा इस पर शेड्यूल भी जारी किया गया है। तो हर जोन में जगहों को आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर जहाँ पे नवरात्रि और इस तरह के मंदिर हैं, आसपास के इलाकों को चिन्हित करके विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। बुंदेलखंड का ललितपुर सहरिया आदिवासी बाहुल्य जनपद होने के कारण यहां ट्राइबल सब प्लान परियोजना संचालित की गई है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ललितपुर के खिरिया मिश्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हर्षपुर, जाखलौन तथा कल्याणपुरा ग्राम को चयनित कर यहां की 100 हेक्टेयर भूमि पर 250 किसानों को क्षमता परियोजना के तहत जोड़ा गया है। अब इन कमजोर किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से जहां तकनीकी जानकारी मिल रही है, वहीं बागवानी, सब्जी की खेती के साथ साथ मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन में दक्षता भी हासिल हो रही है। प्रशिक्षण प्राप्त इन किसानों को मुफ्त में उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, छिड़काव यंत्र, फावड़ा, अनाज रखने की टंकी आदि मिल जाने से आमदनी बढ़ाने का जरिया भी प्रशस्त हुआ है। में रहते टंकी मिली थी, मशीन मिली थी और है सो और खूब हमें उपलब्ध हो रहा, खूब हमारा लाना है, खूब सुविधा मिली सरकार से और है सब कछु मिले हमारा लाना। जैसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद। हम अपनी फसल के लिए बीज गांव से लेते थे तो वहाँ से मिलता नहीं था, परेशान थे, इसलिए हमें कृषि विभाग वालों ने हम लिए मटर भी, उड़द भी
और कीटनाशक के लिए मशीन भी दी गई। इससे हम अपनी खेती अच्छी तरह से कर रहे हैं और हमें अब कोई परेशानी नहीं है। इससे हमें प्रधानमंत्री योजना से सब लाभ दिया जा रहा है। मटर को बीज दो और सरसों को बीज दो और खाद दो और लहसुन की वो भी देखी हमने और पालन मछली पालन देखो और हमें सब सुविधा देंगे, बीज की देंगे, हम बोएंगे फसल अच्छी गंवाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे लिए एक दवाई छिड़कने वाली मशीन मिली है, एक टंकी मिली रखी अनाज रखने के लिए है और उड़द भी मिला था बोने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। पहले पुराना अनाज बेचते थे, उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाते थे, घुन जाता है। अब हमें आपने ये टंकी दी है, अब इसमें रखेंगे, उसकी वाह भी होगी अच्छी और हमें मोदी जी को धन्यवाद। इस कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत हम लोग शहरियों के लिए जो योजना चलाए हैं, इसमें हम लोग किसानों को जो जनजाति शहरी या जनजाति के किसान हैं, इन लोगों को हम लोग प्रदर्शन के रूप में बीज दे रहे हैं और इनको मतलब हम लोग स्टोरेज बिन जैसे मतलब अनाज रखने के लिए, जैसे जिसमें कीट बीमारी ना कीट और मतलब जैसे फफूंद लगती है अनाज में, वो ना लग जाए, इसलिए हम लोगों ने इनको भंडारण के लिए मतलब एक टंकी दी है। इसके साथ साथ हम लोग इनको जो फसल में छिड़काव करने के लिए नैपसैक स्प्रेडर आता है, वो नैपसैक स्प्रेडर का भी इनको वितरण किया गया है। साथ ही जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर टूल होते हैं जैसे फावड़ा हो गया, हसिया हो गया, ये भी हम लोग इनको मतलब शहरियों के लिए मतलब दे रहे हैं। कल चंदौली में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक रंजीत कुमार झा द्वारा किसानों को ऋण स्वीकृति पत्र, प्रशस्ति पत्र एवं ट्रैक्टर ऋण का वितरण किया गया। किसानों को बैंक के विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिले के 363 किसानों व कृषि उद्योग से जुड़े लोगों को ऋण के अंतर्गत 4,76,00,000 रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरण किए गए। इस अवसर पर किसानों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं वित्तीय समावेशन की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके अंतर्गत जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की जानकारी दी गई। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना को
हराना है, मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप सभी से अपील है कि मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार साबुन से अपने हाथ जरूर धोते रहें। आप लोगों के लगातार प्रयासों से ही भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाथ धोना रोके कोरोना अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में सामाजिक दूरी के साथ हाथ धोने के हो रहे हैं आयोजन। जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की जोजिला सुरंग का होगा निर्माण। सुरंग बनने के बाद लद्दाख और मौसम में वर्ष भर जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जुड़ा रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज मनाई जा रही है जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को किया नमन। और अलीगढ़ में पराली जलाने के मामले सामने आने पर 21 किसानों पर मुकदमा हुआ दर्ज। 5 सरकारी कर्मचारी भी लापरवाही के आरोप में हुए निलंबित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।